विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में सबसे पहले बात होगी उस तस्वीर की जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। रूस की धरती पर जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने बैठे तो वॉशिंगटन तक मैसेज साफ चला गया कि भारत किसी के दबाव से डरने वाला नहीं है। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ लगाकर भारत को झुका देंगे, लेकिन रूस से दूर करने का प्लान कर लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत ने रूसी तेल लेना और बढ़ा दिया है और अब रूस खुलेआम भारत के साथ खड़ा है। और यही नहीं, अब चीन ने भी भारत के पक्ष में बयान देकर अमेरिका को चुनौती दे दी है। यानी एशिया की सियासत बदल रही है। कैसे भारत, रूस, चीन की दोस्ती अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने जा रही है, डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरी खबर, स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आज कोर्ट ने कहा कि कुत्ते शेल्टर होम नहीं जाएंगे। नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें वहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया। यानी डॉग लवर्स के लिए तो राहत है कि उनका पालतू जैसा लगने वाला कुत्ता अब भी गली मोहल्ले में रहेगा, लेकिन डॉग हेटर्स के लिए भी राहत है, क्योंकि कुत्ते की सड़क पर इकट्ठा करके जो खाना खिलाने वाला चलता था कार्यक्रम, उस पर अब रोक लगेगी और हिंसक आक्रामक कुत्तों को अलग रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के संतुलित फैसले पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर, महाराष्ट्र के पालघर से आई उस खौफनाक तस्वीर की जिसने भोपाल गैस त्रासदी का दर्द ताजा कर दिया है। दोपहर के वक्त फार्मा कंपनी से निकली जहरीली गैस ने 6 जिंदगियों को ले लिया। 4 की मौत हो गई है, 2 की हालत नाजुक है, लेकिन सवाल यह है कि मौत के इस मंजर का जिम्मेदार कौन? भोपाल के जख्म अब तक भरे नहीं है और पालघर जैसे हादसे एक बार फिर दिखाते हैं कि सिस्टम ने सबक नहीं सीखा। ये लापरवाही इंसानी जान पर भारी पड़ रही है। इस खबर पर भी आपको डिटेल देंगे। बात पाकिस्तान की भी होगी जहां आम लोगों की जान की कीमत लगाई जा रही है, लेकिन सबसे पहले बात चीन की, क्योंकि चीन अब भारत के लिए अमेरिका से लड़ गया है। तो प्रहार की शुरुआत सबसे पहले इसी खबर के साथ कर रहे हैं जिसका सीधा ताल्लुक आपसे है, आपके देश से है, आपके राष्ट्र से है, क्योंकि ट्रंप की भारत को झुकाने की एक भूल उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई है। और इस एक गलती का अंजाम यह हुआ है कि भारत, चीन और रूस जैसे देशों का एक ऐसा त्रिकोण उभर कर सामने आया है जिसके सामने ट्रंप और उनका ताजा बना दोस्त मुल्ला मुनीर घबरा गए। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए जहां पूरे यूरोप में इस तस्वीर को देखने के बाद कैसे खलबली मची है। डोनाल्ड ट्रंप किसी क्लास मॉनिटर की तरह पूरे यूरोप के नेताओं को साथ लेकर गहन चिंतन कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां अब सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अब पश्चिमी देशों का क्या होगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर तो बदल चुका है। अब दुनिया की सुपर पावर चीन, रूस और भारत एक साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर देखिए, ट्रंप नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। सबके दिमाग में उस समय अलग अलग चीज चल रही थी। निष्कर्ष हमने आपके लिए निकाला है। निष्कर्ष यही है कि उन्हें टेंशन है कि अब उनकी पोजीशन का क्या होगा। सो कॉल्ड सुपर पावर जिसे कहा जाता था, अब वो सुपर पावर नहीं रही, अब उसकी कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन पश्चिमी देशों में भी अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। पश्चिमी देशों के नेता ये समझ चुके हैं कि ट्रंप और भारत के बीच चल रही विश्व गुरु की इस जंग में भारत के साथ खड़े होने में ही भलाई है। और यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति खुलकर बता रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। यूक्रेन युद्ध से लेकर ब्रिक्स जैसे विषयों पर बात की गई। और ये जो पूरा ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, ये हिंदी में किया गया है, हमारी भाषा में। वहां से इमैनुअल मैक्रो लिखकर भेज रहे हैं कि हमने अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है। तो मैसेज सिर्फ प्रधानमंत्री के जरिए पूरे भारत को भी दिया गया है कि इमैनुअल मैक्रो कहां खड़े हो रहे हैं, फ्रांस कहां है, भारत के साथ कैसे है। ये मैसेज यहां पर आ गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए। अजीत डोभाल सीधा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हुए देखे जा सकते हैं इस तस्वीर में।
ये मुलाकात रूस के क्रेमलिन शहर में हुई, जहां भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और कैसे पक्का किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। और ये तस्वीर एस जयशंकर की पुतिन के साथ, ये टेंशन दे रही है ट्रंप को। ये तस्वीर उन्हें डरा भी रही है, चिढ़ा भी रही है, क्योंकि उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि ऐसी तस्वीरें ना आए, भारत दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब एक तरफ रूस भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन क्या कह रहा है, आपको एक पल के लिए विश्वास नहीं होगा, लेकिन ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम के खिलाफ चीन ने सीधा ऐलान कर दिया है कि ट्रंप गलत कर रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी, अब चीन भी इसमें उतर आया और खुलकर अब वो भारत का साथ दे रहा है। आप चीन का ये बयान सुनिए। The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China fully opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. चीन और रूस भारत के पीछे खड़े हैं, तो वहीं भारत ने भी सीना तानकर अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की हिपोक्रेसी को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। आप उनका ये बयान सुनिए। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to. तो कुल मिलाकर आज चीन भारत के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसके पीछे की पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए। भारत ने ट्रंप की बातों को इग्नोर किया। भारत ने ट्रंप को डिप्लोमेसी से जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से तेल मत खरीदो। ट्रंप को भारत और रूस संबंध पसंद नहीं आ रहे थे। ट्रंप को जवाब देते हुए संबंधों को भारत ने और मजबूत कर लिया। एस जयशंकर रूस गए, अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, और अब डोभाल भी रूस पहुंच चुके हैं। चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे। चीन खुलकर अब भारत के पक्ष में आया, बयान भी हमने आपको सुनवाया। चीन ने कह दिया कि ट्रंप के टैरिफ गलत है। अब भारत के साथ चीन का खड़ा होना और दूसरी तरफ ऑल वेदर फ्रेंड रूस का भारत के पक्ष में बयान देना, इसका ट्रंप पर क्या असर हो रहा है, रिपोर्ट के जरिए पूरा एनालिसिस आपको बताते हैं। रूस की जमीन से आई इन तस्वीरों का असर अमेरिका तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तस्वीरें भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को जवाब है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। पुतिन और जयशंकर की ये मुलाकात भारत और रूस के रिश्तों की गहराई को दिखाता है, दमदार दोस्ती को दर्शाता है। इससे अमेरिका को भी ये संदेश मिलेगा कि भारत उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं है और टैरिफ के प्रेशर में भारत अपना दोस्त नहीं बदलेगा। पुतिन से मुलाकात से ठीक पहले जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। भारत और रूस के बीच तेल सहयोग, भारतीयों की रिहाई, आतंकवाद और यूक्रेन संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। यही नहीं, रूस की धरती से जयशंकर ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। We are not अमेरिका की ओर से भारत पर जो अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है, बहुत हैरान करने वाला है। भारत इसे समझ नहीं पाया। जिस रूसी तेल खरीद पर निशाना बनाया जा रहा है, भारत सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, बल्कि चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। जयशंकर ने न केवल अमेरिका को अपने तेवर दिखाए, बल्कि रूस से पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया। for the last few years
आतंकवाद से बचाव करना भारत का संप्रभु अधिकार है। हम हर रूप में आतंकवाद की निंदा करते हैं और आतंकवाद से मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाया है। ट्रंप को लगता था कि ऐसा करके वो भारत पर दबाव बना लेंगे, रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप का पूरा प्लान फेल हो गया है। भारत ने रूसी तेल खरीद कम करने के बजाय और बढ़ा दी और रूस ने भारत को तेल स्पेशल डिस्काउंट पर देना शुरू कर दिया है। भारत और रूस ने एक बार फिर अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का वादा किया है और आने वाले दिनों में दोनों देशों की दोस्ती का रंग और भी गहरा होता नजर आएगा। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भारत, रूस, चीन अब अपने संबंधों को न केवल नई दिशा दे रहे हैं बल्कि नए आयाम गढ़ रहे हैं। तस्वीर नंबर 1, मोदी और चीनी विदेश मंत्री वांग यी। तस्वीर नंबर 2, विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रपति पुतिन। तस्वीर नंबर 3, अजीत डोभाल और रूसी राष्ट्रपति पुतिन। ये तीनों तस्वीरें अमेरिका की उस रणनीति के खिलाफ हैं जिसके लिए वो बरसों से भारत को साधने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका की एशिया को लेकर रणनीति खासकर चीन के खिलाफ फेल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों ने भारत और चीन को रूस के करीब ला दिया है, जिससे एक नई शक्ति धुरी बनने की संभावना बढ़ गई है। एक तरफ भारत रूस से अपनी दोस्ती गहरी करने में जुटा है। एनएसए अजीत डोभाल के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर अब रूस में हैं और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिली है। रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ खड़ा है। वहीं अब चीन भी भारत का खुलकर समर्थन करता नजर आ रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की 2 दिवसीय भारत यात्रा समाप्त होने के एक दिन बाद भारत में चीन के राजदूत शीन फेई होंग ने नई दिल्ली के विरुद्ध अमेरिका के टैरिफ उपायों का कड़ा विरोध किया और भारत चीन के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। इतने बड़े आकार के 2 पड़ोसी देशों के लिए एकता और सहयोग ही साझा विकास प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है। चीन और भारत की मित्रता एशिया के लिए लाभकारी है। हम एशिया में आर्थिक विकास के दोहरे इंजन हैं। भारत और चीन की एकता से पूरे विश्व को लाभ होता है। भारत और चीन की जिम्मेदारी है कि वे एक समान और व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाएं। भारत और रूस के संबंधों में खटास लाने का ट्रंप का प्लान सफल नहीं हो पाया। उनकी टैरिफ नीति के कारण चीन भी भारत के समर्थन में आ गया है और अमेरिका के खिलाफ एक नया ब्लॉक RIC यानी रूस, इंडिया और चीन बनाने की जरूरत बताई जाने लगी है। जिस तरह से चीन का रवैया बदलकर रिश्ते मजबूत करने पर जोर दे रहा है, उससे लगता है कि जल्द नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है और महाशक्ति के तौर पर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करते हैं। आज कुत्तों का जजमेंट डे था, जहां देश के लाखों करोड़ों कुत्तों पर फैसला सुनाया गया। ये फैसला कुत्तों के भविष्य को लेकर था कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते अब शहरों और गांवों से गायब कर दिए जाएंगे या फिर पहले की तरह ये इंसानों के बीच अपना जीवन जीते रहेंगे। क्या फैसला आया है, इसके बारे में पूरी डिटेल अब आपको देंगे। अब देखिए, इलाका तो कायम रहेगा लेकिन खौफ भी क्या कायम रहेगा, इस सवाल का जवाब देते हैं। सवाल ये है कि क्या जो फैसला आया, फैसला ये सीधे सीधे कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आक्रामक कुत्ते हैं, उनको अलग रखा जाएगा और बाकी जो डॉग्स हैं उन्हें ले जाकर वैक्सीनेट करके और उसके बाद उन्हीं के इलाके में छोड़ दिया जाएगा। अब ये फैसला आ गया। अब ये एक संतुलित फैसला है। सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद भी हम ऐसी तस्वीरें देखते रहेंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डॉग अटैक की है, डॉग बाइट की है, जहां मासूमों को ये आवारा कुत्ते काटते हैं और बार बार इस तरह की तस्वीरें आजकल वायरल होती हैं, जहां लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है इन्हीं कुत्तों की वजह से। जहां इन कुत्तों का आवारा आतंक पूरे शहर में फैल चुका है, गांव में फैल चुका है। तो ये वो तस्वीर है। क्या इस तस्वीर को रोक पाएंगे अब हम इस फैसले के बाद? सभी के मन में यही सवाल है। देखिए, कोई भी डॉग लवर भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो और डॉग हेटर्स तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करते हैं कुत्तों को। तो ये जो हमले वाली तस्वीरें, क्या अब ये खत्म होंगी? क्या अब ऐसी तस्वीरें आना बंद होंगी इस फैसले के बाद? यही सवाल सबके जहन में है। चलिए, इस सवाल का आपको जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। As a
भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं पता, सिर्फ रोए नहीं सोए। ये मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था? मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। मॉर्निंग में मैं जब घर से निकला था एंड मैंने अरदास की थी गुरु के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। तो देखिए, डॉग लवर्स का पक्ष था, लेकिन वो लोग बहुत खासे चिंतित रहे जो डॉग अटैक का सामना कर चुके हैं, जो अपने घर से निकलते हैं और अचानक उन पर ऐसा अटैक हो जाता है। अब शर्तों के साथ कुत्तों को मिली इस आजादी पर दिल्ली के मेयर राजा इकबाल क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डॉग लवर्स थे, जो NGOs थी, वो भी यही चाह रहे थे कि जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज करके छोड़ दिया जाए, और कॉर्पोरेशन ऑलरेडी वही करती थी। और साथ ही साथ जो फ्यूशियस और एग्रेसिव डॉग्स हैं जिनकी हैबिट हो चुकी है बाइटिंग की, उनको ट्रीट करना, उनको रखना, ये सभी चाहते हैं कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स तो हम सबको प्यारे हैं और हम सब डॉग लवर्स लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रास्ता निकाल दिया है कि स्ट्रे डॉग्स किसी के लिए मुश्किल खड़ी ना करें, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, पूरा फैसला क्या है, जो तमाम सवाल आपके जहन में है उन सवालों का जवाब देते हैं। कुत्तों पर आए फैसले की पूरी डिटेल चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का आदेश रद्द कर दिया गया है। अब कुत्तों को मूल स्थान पर ही छोड़ा जाएगा, मतलब जहां से पकड़े गए वहीं छोड़ दिया जाएगा। कुत्तों की नसबंदी कराई जाएगी, टीकाकरण कराया जाएगा, उसके बाद ही छोड़ा जाएगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य है। नसबंदी के बाद वापस उसी जगह छोड़ दिया जाएगा, उन्हीं के इलाके में। रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा, बाकायदा इसके लिए टेस्ट करवाए जाएंगे। आक्रामक कुत्तों को भी खुला नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा डर इन्हीं आक्रामक कुत्तों की वजह से, क्योंकि ये जब अटैक करते हैं तो कुछ नहीं देखते, ऐसे में इन्हें खुला नहीं छोड़ा जाएगा, ये कोर्ट ने क्लियर किया है। कुत्तों को सार्वजनिक भोजन कराने पर प्रतिबंध है। आपने देखा होगा ना कि सोसाइटी के बाहर वो जो कॉमन फीडिंग कराई जाती है, बर्तन रख दिए जाते हैं, वहां लोग आकर खाना दे देते हैं और धीरे धीरे कुत्ते उस इलाके में रहने लगते हैं, तो उस पर प्रतिबंध कोर्ट की तरफ से लगा दिया गया है। नगर पालिकाओं में अब विशेष फीडिंग जोन्स बनेंगे इनके लिए। फीडिंग जोन्स के बाहर खाना खिलाने पर कार्रवाई होगी, यानी अगर आप देखें अपने घर के आसपास, अपने रिहायशी इलाके में कि कोई खाना खिला रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कोर्ट ने क्लियर मना कर दिया इसके लिए। खाना खिलाने वाले पर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया गया है। फैसला सिर्फ दिल्ली NCR नहीं बल्कि पूरे देश में लागू है। तो अब ये मामला सिर्फ दिल्ली NCR तक सीमित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये दिक्कत वीडियोस हर जगह से आते हैं, सिर्फ दिल्ली NCR से नहीं आते। तो अब ये पूरे देश में लागू है। सभी राज्यों को शामिल कर एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी। कुत्तों के लिए हेल्पलाइन और गोद लेने की सुविधा भी होगी, ये भी प्रावधान किया जा रहा है। नगर पालिकाओं को हेल्पलाइन शुरू की जाएगी और कुत्तों को गोद लेने की प्रक्रिया इसके साथ यहाँ शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा डायरेक्टिव है कोर्ट का, जो कोर्ट की तरफ से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी नेता और एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी, जब पिछली बार याद करिए शेल्टर भेजने की बात आई थी तो बहुत नाराज हुई थी। अब जो फैसला आया है उसको लेकर क्या कह रही हैं, उन्हें सुनिए। खुश हूं इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है, और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है। वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे, और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। देखिए, मेनका गांधी इस मामले में शुरुआत से ही मुखर थी। ऐसे में वो तो इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस फैसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। श्री विक्रम नाथ की 3 सदस्यीय बेंच जो थी, उसका जो जजमेंट आया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पिछले 3 साल से लोक अभियान के माध्यम से हम आवारा कुत्तों के काटने के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। हम कोई कुत्ता विरोधी नहीं है, पर इस जजमेंट में बड़ी लैंडमार्क चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं, वो सबसे बड़ी बात तो ये बोली है
कि एमसीडी इसी तरीके से कुत्तों को पकड़ने का काम जारी रहेगा, शेल्टर होम बनने का काम भी जारी रहेगा और जो कुत्ते पकड़े जाएंगे उनमें जिनको रेबिस है या जो काटते हैं या जो आतंकित हैं उन कुत्तों को किसी भी हालत के अंदर छोड़ा नहीं जाएगा। एनिमल हैं, पशु पक्षी हैं, ये अवांछित है, इनका भी उतने ही अधिकार है जितना मानव का अधिकार है और हजारों जो स्पीसीज थे उनको तो मानव ने सत्यानाश कर दिया है। तो कुत्तों के भविष्य पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल तो सिर्फ यही है कि क्या अब आवारा आतंक पर लगाम लग पाएगी? क्या कुत्तों को लेकर जारी खींचतान अब बंद होगी? और क्या अब मासूमों को इस खौफ से निजात मिल पाएगी? क्योंकि तस्वीरें तो बार बार सामने आती हैं, दुनिया भर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। अब जो डायरेक्टिव मिला उसके बाद क्या ये तस्वीरें आना बंद होगी? रिपोर्ट देखिए। शर्तों के साथ कुत्ते आजाद, कुत्तों के भविष्य का फैसला हो गया। कुत्ते साथ रहेंगे लेकिन साथ खाना नहीं। क्या कुत्तों की समस्या का इलाज हो गया? कुत्तों पर जारी घमासान के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस सुप्रीम फैसले में डॉग प्रेमी और डॉग विरोधी दोनों वर्गों के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। जहां डॉग प्रेमी इस बात से खुश हैं कि कुत्ते अब उनके साथ रह सकते हैं, उन्हें शेल्टर होम नहीं भेजा जाएगा। दूसरी तरफ डॉग विरोधी इस बात से खुश हैं कि कुत्तों को अब सार्वजनिक रूप से इकट्ठा कर खाना नहीं खिलाया जाएगा। द पॉइंट इज कि ठीक है वो लोग वापस छोड़ेंगे, ये अच्छी बात है। जहाँ पर भी जो डॉग्स जाएगा कोशिश यही है कि जो भी फीडर्स और केयरटेकर्स है वो उन्हें पहचान ले और वो अपनी वापस उनकी जगह पे उनको ले आए, तो ये बेस्ट है। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है इस चीज़ को लेके क्योंकि हम 11 अगस्त से इतना स्ट्रेस में थे और मेंटली एवरीबडी वॉज कंसर्निंग अ लॉट, तो ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टरलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे, सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अहम फैसले में कहा कि उन्हें शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन आक्रामक और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें अलग जगहों पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उनकी नसबंदी की जाएगी, उन्हें एंटी रेबीज टीका लगाया जाएगा। इसके बाद उन कुत्तों को उन्हीं जगहों पर छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया है। हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। दैट्स अ वेरी वेरी thoughtful remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो regular dogs हैं उनकी sterilization होनी चाहिए, जो aggressive dogs हैं उनको ponds में लेके जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया था। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डराने वाला बताया था। इससे पहले पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों को हटाने के अनपेक्षित परिणामों की चेतावनी देने के लिए पेरिस की एक कहानी सुनाई। मेनका ने उसे एक ऐतिहासिक उदाहरण बताते हुए कहा कि 1880 के दशक में पेरिस शहर से जब कुत्तों और बिल्लियों को हटाया गया तो पूरा शहर चूहों से भर गया था। फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स। तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा, जहां तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो।
दूसरी तरफ केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि देश में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते हैं। इनमें 70% का वैक्सीनेशन और नसबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है। लेकिन कुत्तों के भविष्य पर सुनाए गए इस सुप्रीम फैसले के बाद क्या आवारा आतंक सड़कों से गायब हो जाएगा? ये आज बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कुत्तों पर सुप्रीम जजमेंट तो आ गया और संतुलित जजमेंट आया। इसे कैसे लागू किया जाता है, और क्योंकि अब दिल्ली एनसीआर में नहीं है, सिर्फ पूरे देश में है, तो इसे किस तरह से लागू किया जाता है, इस पर सबकी निगाहें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सुरक्षित रह पाएं। ऐसे सड़क पर निकलने से पहले उन्हें 2 बार सोचना ना पड़े कि कुत्तों का एक झुंड उन्हें आएगा और दौड़ा ले जाएगा या उन पर अटैक कर देगा। रेबीज के मामले भी इधर बहुत तेजी से बढ़े। आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली खबर की बात करते हैं। मुंबई से जो जानकारी मिल रही है बड़ी, पहले वो आपको बताएंगे। मुंबई से इस समय बड़ी खबर मिल रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले रोकी गई है एयर इंडिया की फ्लाइट। रनवे से वापस ले जाया गया एयर इंडिया का विमान। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह फैसला लिया गया है। मुंबई से जोधपुर ये एयर इंडिया का विमान जा रहा था, तो मुंबई से जोधपुर जाने वाले इस विमान को रनवे से वापस लाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तकनीकी खराबी के चलते ये विमान वापस लाया गया है। जा रहा था ये एयर इंडिया का विमान। देखिए, एयर इंडिया के विमान के उस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, सभी का दिल बैठ जाता है, डर जाता है। इस तरह की कोई तकनीकी खामी आती है तो, और आए दिन इस तरह की खबरें आ रही, यानी एयर इंडिया के विमानों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अब आपको महाराष्ट्र के पालघर लेकर चल रहे हैं, जहां पर भोपाल जैसा गैस कांड देखने को मिला। आपको याद है ना भोपाल गैस कांड, कितने लोग प्रभावित हुए थे, कितने दिनों तक उसके निशान मिले थे, और आज भी जब लोग उसकी बात करते हैं तो वो दर्द उनकी आंखों में दिखाई देता है। यहाँ पालघर में दवा बनाने वाली एक कंपनी की जहरीली गैस का रिसाव हुआ है, जिसके बाद 4 कर्मियों की मौत हो गई, तो वहीं 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये गैस कांड आज ठीक उसी जगह हुआ है, उसी तरह हुआ है जिस तरह से भोपाल का गैस कांड हुआ था। इस गैस कांड के कारण की जांच की जा रही है कि आखिर ये लीकेज हुआ कैसे, लेकिन जमीन पर क्या हालात है, वहां स्थिति कैसी है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैं इस समय पालघर जिले के बोईसर इलाके के MIDC में स्थित मेडली फार्मास्यूटिकल कंपनी पे हूँ, और कल यहाँ पे जिस तरह से हादसा हुआ, नाइट्रोजन गैस लीक हुआ। नाइट्रोजन गैस लीक होने की वजह से 4 लोग की मौत हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। मेडली फार्मास्यूटिकल कंपनी को पालघर पुलिस ने सील कर दिया है, मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें सामने देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अंदर पालघर पुलिस की टीम मौजूद है, अंदर जो है सेफ्टी टीम मौजूद है। लगातार इस मामले को लेकर जांच किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल यहाँ पे हादसा हुआ, 2:30 से 3 बजे के बीच में यहाँ पर जो अंदर लेबर काम कर रहे थे, उस समय जो बताया जा रहा है, जो लेबर बता रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस लीक हुआ, जिसकी वजह से अफरा तफरी फैल गया। जो लेबर थे वो बेहोश हो गए और उनको तुरंत ही यहाँ पे नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पे ले जाया गया तो 4 लोग की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भोपाल गैस त्रासदी में 3000 लोग करीब मारे गए थे, और वहां पर भी रात 1984 की पूरी घटना है, जहां रात में गैस लीक हुई, लोग कुछ समझ नहीं पाए, बदहवास से सड़कों पर घूम रहे थे, और आज वैसा ही पालघर में हुआ। पालघर में हुए इस गैस कांड की पूरी डिटेल्स क्या है, आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी दे देते हैं। पालघर जिले के तारापुर बोईसर औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ये गैस लीकेज हुआ है। मेडली फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में ये घटना घटी है, दवा की ये कंपनी है। 21 अगस्त दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की घटना, यानी इस आधे घंटे के बीच ये गैस लीकेज हुआ। नाइट्रोजन गैस रिएक्शन टैंक से रिसाव शुरू हो गया, लीकेज होता रहा, जिसकी चपेट में 6 कर्मचारी आए जो गंभीर रूप से प्रभावित हुए। घटना के समय कारखाने में उस वक्त और भी कर्मचारी मौजूद थे, 36 कर्मचारी बताया जा रहा है कि जब यह गैस लीकेज हो रहा था तो उस समय अंदर मौजूद थे। गैस रिसाव एल्बेंडाजोल और आधारित इसी पर आधारित दवा के उत्पादन के दौरान हुआ है।
प्रभावित कर्मचारियों को तुरंत शिंदे अस्पताल ले जाया गया, उन्हें अस्पताल ले जाके भर्ती कराया गया, तुरंत मेडिकल सर्विसेज दी गई। बोईसर पुलिस ने 4 कर्मचारियों के खिलाफ इसमें केस दर्ज किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी गलती है जो कुछ लोगों की जान पर भारी पड़ गई। और हो सकता है कि और लोग भी चपेट में आ जाते, लेकिन 6 लोग उस वक्त मौजूद थे जिनमें से 4 की मौत हुई। औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय ने भी इस पूरे मामले में अब जांच का निर्देश दे दिया है। इसकी डिटेल जांच होगी, रिपोर्ट तैयार होगी। उपकरण खराबी या मानवीय त्रुटि की जांच चल रही है कि किस वजह से यह हादसा हुआ। क्या कोई माल फंक्शनिंग हुई है, जो पूरा फंक्शन था वहां पे नहीं चला, काम नहीं कर पाया उपकरण, या ये कोई मानवीय गलती है, ह्यूमन एरर है, कोई लापरवाही है, इसकी जांच चल रही है। कारखाना बंद कर दिया गया है एहतियातन। सुरक्षा प्रोटोकॉल में चूक की जांच हो रही है, यानी हर पहलू पर जांच हो रही है कि गलती हुई कहां है। इस गैस कांड के पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, यानी काम तो पूरा करवाया जा रहा था, लेकिन एहतियातन कोई इंतजाम एम्प्लॉइज के लिए, जो वहां कर्मचारी काम करते थे, गैस रिसाव होने के, लेकिन डर तो होता ही है ना ऐसी जगहों पर, तो पहले से इंतजाम तो रखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं था। और कंपनी की इस लापरवाही के चलते उन्होंने अपने घर वालों को खोया है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके साथ ये हुआ है। आप भी मौजूद थे जब कंपनी में हुए हादसा हुआ? जी सर, मैं मौजूद था उस समय, और मेरे आंखों के सामने ऐसा हादसा हो गया सर। उस समय माहौल क्या था जब आप ये? सर माहौल बहुत बुरा था उस समय का, और एक इंजीनियर को गैस लगा था उस समय। उसको बचाने के बाद मेरा भाई दूसरे आदमी को बचाने के लिए अपनी टीम को लेकर के पहुंचा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की टीम थी, उसको लेकर के उसको आदमी को ढूंढने के लिए निकला, और जाने के बाद फिर से वापस नहीं आया। मतलब ये कमलेश यादव दूसरे की जान बचाने में अपनी जान गंवा बैठे? जी सर, तो उनके साथ 3 आदमी थे, एक धीरज प्रजापति और एक कमलेश यादव मेरे भाई, और एक बंगाली करके था। 3 लोग निकले उनको बचाने के लिए, और तीनों के तीनों वहीं पे गिर गए। ये कितनी बजे की घटना है लगभग? सर 2:30-3 बजे के अंदर की घटना है। उसके बाद सर शाम को 5 या 5:30 बजे के बीच हॉस्पिटल में लेकर के आया गया, वो भी अपनी प्राइवेट गाड़ी से ऑफ हो गया। भोपाल गैस त्रासदी को जब भी कोई याद करता है तो एक तस्वीर सबके जहन में कैद है, जहाँ एक छोटे से बच्चे की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर छापी गई थी, और उस तस्वीर में वो दर्द दिखाई दे रहा था जो उस रात को सभी ने झेला था। यहाँ भी हादसा और बड़ा हो सकता था। अभी आंकड़े कम हैं, लेकिन इससे इसकी गंभीरता कम नहीं हो जाती, इससे इस हादसे को लेकर चिंता कम नहीं हो जाती। यही वजह है कि लोग भी कह रहे हैं कि जो सुरक्षा मानक हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। तो क्या इस तरह जितनी भी कंपनीज हैं जो दवा का लेकर काम करती हैं, जिनकी डीलिंग गैसेस से है, वो इसको लेकर व्यवस्था नहीं रखते? इस गैस कांड में पालघर के भी नीलेश हडाल घायल हुए हैं, और उनके पिता का इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत वैसी घटना है जहां उनका बच्चा जो है बाल बचा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं है जो कि हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं, रात से ही बैठे हुए हैं। कल आए थे शाम को, और उसके बाद तब से मिलने नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से स्थिति है नीलेश की, क्योंकि नाइट्रोजन लीक होने के बाद काफ़ी गंभीर रूप से है, भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, आईसीयू में है। आप डॉक्टर के पास गए थे ऊपर मिलने के लिए? नहीं गए? नहीं गए। कब से आए? कितने बजे आए आप? रात्रि 12 बजे। रात के 12 बजे आप आए। कैसी स्थिति है नीलेश की? नीलेश की तबीयत कैसी है, हेल्थ कैसी है? नाही तिकडे जायला नाही मी। अच्छा। हाँ, इकडेच रातभर इकडेच बसणार। जांच अच्छे से होनी चाहिए ना? हाँ। जांच जिस तरह से हुआ घटना, आप क्या चाहते हैं, जांच अच्छे से हो? हाँ, जांच हो तो क्या आपको लगता है कि जो बता रहे हैं आपके लोग, जो लोग बता रहे हैं, उनका कहना है कि वहाँ लापरवाही बरता गया, वहाँ सेफ्टी नहीं था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं ये हादसा हो गया? लापरवाही हुआ, ऐसे कुछ जानकारी मिली आपको? नहीं। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है, अभी गए नहीं, मिले नहीं? अब नहीं मिला। ये देख सकते हैं कि नीलेश के पिता हैं, और इनका कहना है कि अभी फिलहाल नीलेश से मिले नहीं हैं, उन आईसीयू में हैं। देखिए, जो घटना हुई उसके बाद उनके पिता लगातार अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने बेटे से मिल पाए। उनको चिंता इसी बात की है कि उनका बेटा सुरक्षित, और यही वजह है कि जब भी उनसे पूछा गया कि आप मिल पाए या लापरवाही लग रही, तो वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन अपने बेटे में लगा हुआ है।
इसी को लेकर हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि ये जो घटना है बहुत गंभीर है। ऐसे में पालघर के एसपी यतीश देशमुख से हमने जानने की कोशिश की कि कार्रवाई कैसे होगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों ने जांच में लापरवाही की बात कही है। ऐसे में कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा भरोसा एसपी दे रहे। उन्हें भी सुनिए। कल की घटना में देर रात में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें BNS 105 और बाकी सारे सेक्शंस के साथ एक डिटेल 4 कंपनी की जो मैनेजमेंट है और जो डायरेक्टर है, ऐसे 4 लोगों पे हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। बाकी जो 2 लोग इंजर्ड थे, तो अभी उनकी फ़िलहाल तो उनका कंडीशन स्टेबल है और उनको भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग। और बाकी जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रहा है। अभी तक जांच कहाँ तक पहुँचा? जांच में फ़िलहाल अभी जो जहाँ पे घटना हुई थी उस जो प्रीमाइस है उसको अभी भी हमने अनमैन्ड कर दिया है। उसको पॉइजनस गैसेस होने के कारण जो भी सेफ्टी इंस्पेक्टर्स है और उनके जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ ही उसमें एंटर करेंगे, तो एंट्री करने के बाद ही स्पॉट पंचनामा और ये डिटेल्स अभी उसमें मिल पाएंगे। और फिलहाल तो जो बॉडीज़ है या उनके क्रिमेशन है, उनके रिलेटिव्स को जो बाकी बेसिक हेल्प करनी है, वही सब अभी प्रक्रिया चालू है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें सामने आएगी। प्राइमा फेसी किसी पॉइजनस गैस के लीकेज के कारण और फिर उस पॉइजनस गैस को इनहेल करने के बाद ये 4 लोग की डेथ हुई है और जो 2 लोग सीरियस है, तो प्राइमा फेसी कॉज वही लग रहा है। तो देखिए, एसपी को आपने सुना जो कह रहे हैं कि जांच चल रही है और प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि गैस लीकेज हुआ है, यानी कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है। क्योंकि अगर इतने बड़े प्लांट में ऐसे काम हो रहा है और गैस लीकेज हो रहा है, तो गलती किसी ना किसी की तो है और इसको लेकर जांच की जा रही है, जांच टीम बैठाई गई है। लेकिन 4 लोगों ने दम तोड़ दिया है, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो सारे जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसे पहले से फॉलो करें। किसी हादसे का इंतजार ये फैक्ट्रीज क्यों करती हैं, ये अपने आप में सवाल है और इसको लेकर डायरेक्टिव्स भी लगातार सरकार की तरफ से दिए जाते रहे। ऐसे में इसमें क्या कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात करते हैं। चलिए अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की हालत कैसी है, हम किसी से छुपी नहीं है। खाने को लाले हैं, पब्लिक इमेज, जियोपॉलिटिकल इमेज बिल्कुल जीरो हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यहाँ तक कि मुनीर कभी विदेश जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें मुंह की खानी पड़ती। वो सोच के तो ये गए थे कि बहुत कुछ कर लेंगे, सत्ता परिवर्तन करा लेंगे, वो भी नहीं हुआ। शाहबाज कटोराबाज आप कह लीजिए, वो भी जाते हैं, वो जाते भी नहीं है तो देश अब उनसे कह देते हैं कि भाई अब पैसा मांगने मत आओ। उनकी ये सिचुएशन है। गरीबी, बदहाली, एक तरह से छिन्न भिन्न होने के कगार पर है, क्योंकि सिंध में अलग विरोध चलता है पंजाब के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा का अलग हाल है, बलूचिस्तान में अलग आवाज उठ रही है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के बीच। लेकिन पाकिस्तान इस समय ये नहीं सोच रहा है कि देश की स्थिति कैसे की जाए। पाकिस्तान का एक फैसला पूरी दुनिया में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सोचिए, किसी ने अगर कत्ल किया, भारत में कत्ल किया तो क्या होता है? पूरी लीगल प्रोसीडिंग चलती है, उसे सजा दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी भी व्यवस्था कर ली गई है। अगर पाकिस्तान में किसी ने कत्ल किया, खून बहाया, तो यहाँ पर जेल या फांसी नहीं हो रही। जेल या फांसी के बजाय अगर आपके पास पैसा है, आप पैसे वाले हैं, तो 98 लाख रुपए देकर कातिल आजाद हो सकता है। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। और पाकिस्तान में दियत कानून के तहत ये हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसानी जान की कीमत रुपयों में लगाई जा सकती है? रिपोर्ट के जरिए समझिए। पाकिस्तान में इंसानी जान की कीमत तय है और वो भी रुपयों में। सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि अब दियत की रकम 98,28,670 रुपए होगी। ये रकम करीब 30,630 ग्राम चांदी के बराबर है। पिछले साल तक ये रकम 81 लाख रुपए थी, यानी इस बार 17 लाख रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दियत कानून है क्या? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान में कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार चाहे तो वो कातिल को माफ कर सकता है। इसके बदले आरोपी को देना पड़ता है दियत, यानी रक्त धन। यही वजह है कि इस कानून पर बवाल मचा हुआ है। अमीर अपराधी पैसे देकर बच जाते हैं और गरीब परिवार मजबूरी में इंसाफ बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आतंकी मामलों में यह कानून लागू नहीं होता, वहाँ वादी खुद राज्य होता है और सुलह का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या कत्ल जैसा जघन्य अपराध रुपयों से माफ होना चाहिए? क्या इंसानी जान की कीमत
98 लाख रुपए लगाई जा सकती है। और यही बहस अब पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोचिए पैसे इतनी किल्लत है कि इसके लिए भी अब पैसे ले लिए जा रहे हैं। और जो कातिल है, अब कातिल है तो निश्चित तौर पर अपराधी होगा या उसने बहुत आवेश में आके ये कदम उठाया होगा, उसको खुली छूट मिल जा रही है पूरे देश में घूमने की, अगला कत्ल करने की या अगली कोई घटना करने की। सोचिए ये हालत है पाकिस्तान की। और ये फैसला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर पाकिस्तान अब सोच भी नहीं रहा है, फैसला उनकी तरफ से दे दिया गया। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात करते हैं। बात बिहार की करने जा रहे हैं। चुनावी राज्य है, सियासत जमकर हो रही है, इसलिए बात जरूरी है। बिहार की सियासत में तूफान मचाने वाला एक और धमाका अब हो गया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब खुलकर बगावत पर उतर आए। आरजेडी और अपने परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप ने सनसनीखेज दावा किया है कि 5 परिवारों ने मिलकर उनके सियासी और पारिवारिक जीवन को तबाह करने की साजिश रची है। क्या उनके इस खुलासे से आरजेडी का किला ढह जाएगा? समझाते हैं रिपोर्ट के जरिए। बिहार की सियासत में हड़कंप, क्या ढहने वाला है लालू का कुनबा? अपने ही परिवार के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने कर दिया जंग का ऐलान। आरजेडी और परिवार से बेदखल किए गए तेज प्रताप यादव की बगावती तेवर। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सनसनीखेज दावा किया है। उनके मुताबिक मैंने अपने 10 साल के राजनीतिक जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन 5 परिवारों ने मेरे सियासी और पारिवारिक जीवन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता है कि इन लोगों ने आरएसएस और बीजेपी से पैसे लिए और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने देखा कि चुनाव आ रहे हैं और युवाओं में मेरे लिए क्रेज है। मैं जल्दी ही 5 परिवारों के लोगों के नाम सबके सामने रखूंगा। तेज प्रताप यादव ने यह भी दावा किया है कि इन साजिशकर्ताओं का पटना से दिल्ली तक गिरोह है। जो षड्यंत्र करता है आरएसएस भाजपाइयों से, इन लोगों ने पैसा लेकर के अब मेरे इस छवि को देख रहा है कि चुनाव आ रहा है, युवाओं में पूरा क्रेज है, इसलिए ये लोग 5 परिवार के लोग जो हैं, मैं इनका नाम रखूंगा बहुत जल्दी। मैं कल इनका नाम के साथ, फोटो के साथ मैं आप लोग के बीच में, पूरी बिहार की जनता नहीं पूरे देश की जनता भी जानेगी कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के कैरियर पे इन लोगों ने आंच लगाने का काम किया है, दाग लगाने का काम किया है। पटना से लेके ये लोग दिल्ली तक का इन लोग का पूरा गैंग है। तेज प्रताप के इस धमाके ने आरजेडी के भीतर भूचाल ला दिया है। पहले ही पार्टी से निष्कासित किए जा चुके तेज प्रताप अब पूरी तरह से बगावत की राह पर है। यानी लालू परिवार का झगड़ा अब घर की 4 दीवारी से निकलकर जनता के सामने आ चुका है। तेज प्रताप का ये ऐलान आरजेडी के लिए सीधा झटका है, क्योंकि अगर तेज प्रताप सचमुच नामों का खुलासा कर देते तो आरजेडी की पूरी रणनीति और नेतृत्व सवालों से घिर जाती। साथ ही लालू परिवार की राजनीतिक छवि पर असर कर सकता है। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने नई राह पकड़ ली है। उन्होंने विकास वंचित इंसान पार्टी सहित 5 छोटे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। वैशाली की महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं तेज प्रताप। अब टीम तेज प्रताप के साथ सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तेज प्रताप यादव की इस बगावत ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। उनके खुलासे का इंतजार अब हर किसी को है। क्या ये खुलासा आरजेडी के लिए अंत की शुरुआत साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में क्या होगा इस पर नजर आएगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल, बोलो जुबां कैसे? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसे? विमल में गुलिस्तां